नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हो रही। सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं 50 से 52 सीटों पर जीत का दावा कर रहे सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। गुरुवार को लखनऊ में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीनों में 700 किसान शहीद हुए। आज शहादत का समय आ गया है बदला लेने का। सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी को ये ज्ञान नहीं कि 5 साल में योगी जी, मोदी जी ने सांड पैदा किए हैं, जिनकी वजह से किसान दिन रात खेत में लाठी लिए खड़ा है। कोलकाता में बृहस्पतिवार को राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। बंगाल भाजपा का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं किया। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने और प्रचार करने के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कथित हमलों को लेकर आंखें मूंद रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गोवा के मापुसा में बोगदेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पीएम ने यहां प्रार्थना के बाद जनता को संबोधित किया। मोदी ने कहा है कि गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। यहां की हवाओं की बात ही कुछ ऐसी है। गोवा इतने बुलंद स्वर में विकास और बीजेपी की बात कर रहा है कि उसकी आवाज दूर दूर तक जा रही है। पीएम ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तारीफ करते हुए कहा कि युवा नेतृत्व में गोवा के गोल्डन भविष्य के लिए विकास की यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। मतदान का समय शाम 6 बजे समाप्त हुआ। पहले चरण में करीब 59% मतदान हुआ है, जिसमें शामली जिले में सर्वाधिक तो गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई। इससे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिली और आरोप लगाया कि जानबूझकर मतदान धीमा कराया गया। चुनाव आयोग को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। यूपी में गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है। गुरुवार सुबह कोहरा होने के बाद भी पोलिंग बूथ पर लोगों में मतदान को लेकर गजब उत्साह देखने को मिला। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे, लेकिन रालोद नेता जयंत चौधरी वोट डालने के लिए मथुरा नहीं पहुंच सके। जयंत चौधरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में प्रचार अभियान में व्यस्त रहे। हालांकि भाजपा की ओर से जब उन्हें घेरा गया तो उन्होंने कहा है कि वह पोलिंग बूथ पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह शाम 6 बजे तक मथुरा नहीं पहुंच सके थे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब हैदराबाद तक पहुंच गया है। हैदराबाद में एक निजी कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट के बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन लगाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। सिकंदराबाद के स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन में भी छात्रा फातिमा नाम की एक छात्रा ने बुधवार रात ट्विटर पर आरोप लगाया कि उसके संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पी हनुमंतराव ने मुस्लिम लड़कियों के लिए कॉलेज में बुर्का पहनकर एंट्री पर बैन लगा दिया था। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा में मतदान के दौरान वोटिंग प्रक्रिया में खलल डालने का मामला सामने आया है। दरअसल सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर पर मतदान प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया है। सपा प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर से बूथ संख्या 442-443 में वोटरों को रोकने का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा से कड़ी सुरक्षा के बाद पोलिंग बूथ फोन ले जाने के मामले सामने आया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिसमें प्रत्याशी की वोट डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो दादरी विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में संशोधन कर बताया कि पहले चरण का मतदान 27 फरवरी के बजाय अब 28 फरवरी को होगा। साथ ही कहा है कि दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। पहले चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा, बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होगा। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं। इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर जोर से जुटी हुई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी के साथ कई क्षेत्रीय दल चुनाव मैदान में है। 2017 में विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में इस बार भी यहाँ काफी बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड में यहां पे लगाया जा रहा है कयास।
इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर ने जानकारी दी है कि राज्य में इस बार 81,72,173 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 42,38,890 पुरुष मतदाता है, जबकि 39,32,995 महिला मतदाता है। वहीं प्रदेश में 94,471 सर्विस वोटर है। राज्य में निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। निर्वाचन आयोग ने इस बार पूरे प्रदेश में 11,697 मतदान केंद्र बनाए हैं, जबकि 156 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में 101 पोलिंग बूथ को सखी बूथ का नाम दिया गया है, जहां महिला मतदान अधिकारी कर्मचारी रहेंगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आशीष मिश्रा को जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर में आशीष मिश्रा को फायरिंग करने वाला बताया गया है, लेकिन किसी को भी गोली की चपेट नहीं मिली है। जीप चालक को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाने वाला बताया, लेकिन चालक और अन्य को प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में डबल भ्रष्टाचार किया है। बिजनौर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पता नहीं है कि नई लोकसभा में बीजेपी नीति या सरकार कौन सा संविधान लाएगी। देश की राजधानी में बन रही नई संसद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि आपने सुना होगा कि वो नई लोकसभा बना रहे हैं। कौन जानता है कि नई लोकसभा में वो कौन सा संविधान लाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में बीजेपी को रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बाद बीजेपी अंबेडकर के संविधान को लेकर कुछ भी कर सकती है। कर्नाटक से चली हिजाब की आग फैलकर बिहार तक पहुंच गई है। इस प्रकरण पर अब बिहार में भी राजनीति शुरू हो गई है। राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने इस मामले में बुधवार को बड़ी बात कह दी। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा को नया अंग्रेज बता दिया। लालू यादव ने कहा है कि यूपी में भाजपा की करारी हार होगी, इनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस बात को साफ संकेत है कि इस बार भाजपा साफ हो जाएगी। लालू ने कहा कि हम जाट बिरादरी के वोटरों से खास अपील करते हैं कि भाजपा को हराओ। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की समाप्ति की संभावना के बाद अब एक बार फिर से नेताओं के सियासी कार्यक्रमों की सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से समाज सुधार अभियान यात्रा पर निकलेंगे, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बेरोजगारी यात्रा की शुरुआत कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद राज्य में लगभग सभी बड़े सियासी आयोजनों को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के दौरान शामली में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल की खबर है। शामली में फर्जी मतदान को लेकर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि कुछ महिलाएं एक बूथ पर फर्जी वोट डाल रही थी। जब प्रसन्न चौधरी ने विरोध किया तो महिलाओं ने मारपीट की। पहले चरण में जिन 11 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें शामली भी है। शामली विधानसभा के शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने खुद पर हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मैं फर्जी वोटिंग का विरोध कर रहा था, इसी दौरान हमला हुआ। इस हमले में प्रसन्न चौधरी सहित 2 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि कोविड-19 स्थिति का उपयुक्त आकलन कर तथा स्कूल प्रशासन से बातचीत करने के बाद राज्य में प्राथमिक विद्यालय कुछ और दिनों बाद फिर से खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय फिर से खोले जाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के एक और स्वरूप के बारे में चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को चक्रीय आधार पर कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गोवा के मापुसा में बोगडेश्वर मंदिर में दर्शन किए हैं और पीएम ने यहां प्रार्थना के बाद जनता को संबोधित किया है। मोदी ने कहा है कि गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। यहां की हवाओं की बात ही कुछ ऐसी होती है। पीएम ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तारीफ करते हुए कहा है कि युवा नेतृत्व में गोवा के गोल्डन भविष्य के लिए विकास की यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। 14 फरवरी को गोवा में एक बार फिर एक मतदाता कमल खिलाने के लिए भारी मात्रा में मतदान करने वाला है। उन्होंने कहा कि गोवा अपनी एक खास संस्कृति और पहचान है और गोवा सबको साथ लेकर भी चलता है।
केंद्र सरकार की ओर से जनधन खाते की सुविधा को शुरू किया गया था। अगर आपने भी ये खाता खुलवा रखा है तो आप किसी भी सरकारी योजना का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। सरकार जिन भी स्कीम के तहत सीधे पैसा जनता के खाते में जमा करता है, उन सभी स्कीम का पैसा सबसे पहले जनधन खातों में ही ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस योजना के बारे में, जिसके तहत सरकार जनधन खाता धारकों को पूरे 3,000 रुपये प्रति माह ट्रांसफर करती है। सरकारी स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इस योजना के तहत मिलने वाले पैसों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस स्कीम का फायदा जनधन अकाउंट होल्डर को भी मिलता है। फिलहाल आप सभी का इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने